हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं चर्चा करूंगा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कल संसद में दिए गए भाषण पर और उन भाषणों की उस समय की जो पिक्चर उस संसद टीवी पर दिखाई जा रही थी, मैं उसको यहां दिखा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, एक बात जान लीजिए, मोदी जी का भाषण जितने प्राइवेट टीवी चैनल्स पे चला है, उन सब पर जिस समय ये भाषण दे रहे थे उस समय ऊपर एक पट्टी चल रही थी, 400 सीट दिलाने वाला नेता। यानी जो अभी हुआ नहीं है वो हो चुका है का दावा करते हुए कल मोदी जी के संसद में दिए जा रहे बयान का प्रचार हो रहा था। इससे एकदम ये स्पष्ट है कि सारे टेलीविजन चैनल, जिसको हम सब गोदी मीडिया कहते हैं, वो चुनाव प्रचार में पहले से ही जुटे हुए हैं और अब खुल्लम खुल्ला जुट गए हैं। तो अब मैं आज चर्चा करूंगा कि क्या 400 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी को, कैसे मिल सकती हैं। समाज में घूमकर अगर जनता को देखा जाए तो ऐसा कहीं नहीं लगता, दूर दूर तक नहीं लगता, क्योंकि कोई भी वर्ग खुश नहीं है। चाहे वो किसान हो, नौजवान हो या पेंशन के लिए आंदोलनरत सरकारी कर्मचारी हो, हर वर्ग के लोग एकदम परेशान हैं, हैरान हैं। आए दिन संस्थाएं बर्बाद हो रही हैं, विपक्ष के सारे नेता हों, ये सब के सब लोग इस सरकार से दुखी हैं। और अगर अभी आप लखनऊ के इको गार्डन में चले जाइए, आपको कम से कम 1 दर्जन मांगों के लिए प्रदर्शन होते हुए दिख रहे होंगे, जिसमें 69,000 शिक्षकों की भर्ती की मांग का आंदोलन तो करीब 2 वर्षों से चल रहा है। आप जंतर मंतर पर चले जाइए, आए दिन 2-4 आंदोलन चल रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। वो बहुत जनाधार वाले आंदोलन है। अगर आप सामाजिक न्याय और सामाजिक समीकरण की बात करिए तो जिस सामाजिक न्याय और आरक्षण का नारा देश में सरकारें बदल दिया करता था, वो नारा बहुत जोर से लग रहा है इस समय। लेकिन फिर भी आखिर कैसे ये 400 सीटें पा सकते हैं? 400 सीटें ये पा सकते हैं। 400 सीटें पाएंगे सबसे पहले इसको तिलांजलि देकर, भारत के संविधान को किनारे रखकर, जो रख चुके हैं। तो पहला प्रयास तो है कि निर्वाचन आयोग अपनी मुट्ठी में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कुछ ही दिन में होने वाली है। नए कानून के तहत ऐसे व्यक्ति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जाएगा जो नरेंद्र मोदी जी का एकदम पसंदीदा होगा। कुछ वैसा ही जैसा चंडीगढ़ मेयर चुनाव का पीठासीन अधिकारी था अनिल मसीह, उस तरह के किसी व्यक्ति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जाएगा। इससे क्या होगा, वो जो कुछ मोदी जी चाहेंगे फैसले करेगा, लेकिन मुकदमे होंगे निर्वाचन आयोग पर, मोदी जी जवाबदेह नहीं होंगे। और निर्वाचन आयोग के किसी निर्णय पर जो सवाल उठेगा, उस सवाल का जवाब कहां तलाशा जाएगा? पहले निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा जाएगा, वो जवाब देने में आनाकानी करेगा, नहीं देगा, उल्टा पुल्टा जवाब देगा। फिर लोग अदालतों में जाएंगे, महीने महीने लगेंगे, वर्षों लग जाएंगे। यानी निर्वाचन आयोग, यानी सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तंत्र उनके हाथ में, फिर सारी सरकारें उनके हाथ में हैं। अब जरा देखिए तो 400 सीटें कहां से मिलेंगी? इंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं उसमें से लगभग 90% नेता, मैं ये बात नहीं कहना चाहता था लेकिन कहना पड़ रहा है, पालने में पले बढ़े नेता हैं। पालने में पले बढ़े नेता का मतलब जो खुद से राजनीतिक जमीन नहीं तैयार किए, जिनके पिता ने, दादा ने, परिवार के लोगों ने राजनीतिक जमीन तैयार की, या किसी राजनीतिक गुरु ने जमीन तैयार की और उसे उनको भोगने का मौका मिल गया। ऐसे लोग राजनीतिक जमीन कैसे बचा कर रखें, कैसे इसका विस्तार करें, इसके बारे में नहीं जान रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। आप आज यूपी की जो खबर आ रही है, जहां यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक दल और इंडिया गठबंधन, यानी जो यहां सबसे प्रमुख भूमिका में है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, इनके बीच कुछ तनातनी हो गई है। और सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक जयंत चौधरी एनडीए में जा सकते हैं। अब जयंत चौधरी के एनडीए में जाने से क्या होगा? क्या उनका सारा वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा? हो ना हो क्या फर्क पड़ेगा? मैसेज तो यही चला जाएगा कि पश्चिम की सीट गई, और फिर ईवीएम तो है ही, निर्वाचन आयोग तो है ही। नीतीश कुमार बीजेपी में गए,
हम लोग जो यहाँ यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं उसके नीचे जो कमेंट आ रहे हैं, ट्विटर पर जो ट्रेंड हो रहा है, जनता में जो बात है कि नीतीश कुमार का मतदाता वर्ग उनसे परेशान है, हैरान है, लेकिन एक माहौल तो बना दिया जाएगा टीवी पर और उसी माहौल को ईवीएम के जरिए कवरअप कर लिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो चुनाव जीतने की मुहर लगा देंगे। तो सवाल कौन करेगा? आप बीएसपी को चुपचाप पड़े देख रहे हैं, ईवीएम पर कोई पार्टी नहीं बोल रही है। जिस समय राहुल गांधी को दिल्ली में बैठकर इंडिया गठबंधन की बात करनी चाहिए, मजबूत करना चाहिए, उस समय दिल्ली मुख्यालय खाली है और वो पदयात्रा पर हैं, वो पदयात्रा कर रहे हैं, उसका सम्मान है। लेकिन किस वक्त पर कर रहे हैं? अगर एक इलाके से गुजर जाएंगे और वहां की जनता में एक उत्साहवर्धन होगा तो क्या वहां की जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में पहले से ही नहीं खड़ी है? मुझे तो लगता है कि अब जितने लोगों को जागना है खुद जाग गए हैं। मोदी जी ने ही जगा दिया है सबको, चाहे महंगाई बढ़ाकर, चाहे बेरोजगारी बढ़ाकर, चाहे सरकारी तंत्र के नकारेपन को बढ़ाकर, चाहे संविधान को खतरा देकर, चाहे सामाजिक न्याय को कुचलकर, इन्होंने हर तरह से जिनको जागना है उनको जगा दिया है। अब जगाने की जरूरत राहुल गांधी को नहीं है। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी उससे उन्होंने साबित कर दिया था कि वह देश के लिए देश को पूरी अपने पैरों से, कदमों से नाप सकते हैं। तो अगर यह न्याय यात्रा करनी ही थी तो भी पहले इंडिया गठबंधन को मजबूत करके इन सभी नेताओं को प्रतीकात्मक रूप से जोड़कर करते तो शायद सरकार ईडी का दुरुपयोग करने से पहले थोड़ी डरती, थोड़ी सोचती। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन को चलाने के लिए कोई भी पार्टी उस तरह से तत्पर नहीं है जिस तरह की आशंका उनके खुद के अस्तित्व पर और संविधान पर दिखाई दे रही है और जिसको रोकने के लिए जो प्रयास होना चाहिए। दोस्तों, आप देखिए ईवीएम का मुद्दा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के माननीय वकीलों ने, हम सब ने लखनऊ में और तमाम जगहों पर उठाया है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां एकदम चुप हैं। और अब तो चुनाव सिर पर है, निर्वाचन आयोग बात मानेगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं कि बात माने, न अब तक माना। सुप्रीम कोर्ट में बातें, फैसला होने में बहुत समय लगता है। आम जनता जिन नेताओं में भरोसा रखती है वो घरों में पड़े हुए हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा तो कर रहे हैं लेकिन ईवीएम पर खामोश हैं, इंडिया गठबंधन में पड़ रही टूट पर खामोश हैं। आप शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को देखिए, अभी दैनिक भास्कर में उनका बयान छपा है कि मोदी जी, हम तो पिछले चुनाव में आपका प्रचार किए थे, हम तो कभी आपसे दूरी नहीं बढ़ाना चाह रहे थे, ये तो आप ही हमारा साथ नहीं ले रहे हैं। कुछ इस तरह का बयान छपा है। अगर ये सच है तो क्या संकेत दे रहा है? शरद पवार की पार्टी नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी, अजीत पवार की पार्टी घोषित हो गई है। चुनाव चिन्ह घड़ी जो उसका है वो अजीत पवार को मिल गया। शरद पवार को कहा गया कि आपकी पार्टी अब नई पार्टी होगी। निर्वाचन आयोग ने ले लिया फैसला। संगठन को नहीं देखा, संस्थापक को नहीं देखा, केवल विधायकों की संख्या को देख करके फैसला कर दिया है निर्वाचन आयोग ने। क्या निर्वाचन आयोग ये बताएगा कि जिन पार्टियों के कोई विधायक नहीं है, अगर उसमें टूट होगी तो कैसे आप डिसाइड करेंगे? यानी जहां जो चीज जिधर से सुविधाजनक हो रही है मोदी जी के लिए, निर्वाचन आयोग वही कदम उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया में समय लगता ही लगता है। जब राम मंदिर जैसे मुद्दे पर इतना वर्ष लग गया, जिसके लिए इतनी सारी सरकारें वहां थी, तो सुप्रीम कोर्ट को आप नहीं कोस सकते, वहां समय लगेगा। हाँ, जैसे ही यहां कॉलेजियम पर सवाल उठा था, शंभू सिंह जैसे पत्रकारों ने बेवजह उसको कांग्रेस से जोड़ा था। पता नहीं शंभू सिंह जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन मैं एक बात साफ साफ कह दूं कि वो जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ बात करते हैं, वो बात कांग्रेस को कमजोर करने वाली होती है, न कि कांग्रेस को सतर्क करने वाली होती है। मेरी बातों में मैं मायावती जी की जो आलोचना करता हूं तो उनको सतर्क करने के लिए करता हूं, लेकिन वो कॉलेजियम के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराते हैं। मैंने इसी नाते कॉलेजियम पर एक वीडियो बनाई थी कि कॉलेजियम सिस्टम तो इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। तो कॉलेजियम कांग्रेस बनाई, कॉलेजियम से ब्राह्मण आते हैं, 3 दलित की नियुक्ति कर दिया सरकार ने। लो, अब तो उसी कॉलेजियम से दलित जज भी पैदा होने लगे ना। एक झटके में 3 दलित जज बने और हुआ क्या? हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। एक मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री गिरफ्तार। अब कल से एसटी लोग कहेंगे
कि सुप्रीम कोर्ट में कोई एसटी जस्टिस नहीं है, इसी नाते हमारे साथ ऐसा हो रहा है। फिर तो ये बात यहां तक उठेगी, हमारी जात का थानेदार नहीं है, इस नाते एफआईआर नहीं है। और ये कहते कहते 100-200 साल बीत जाएंगे, क्योंकि ये तो संभव ही नहीं कि हर जाति का हर जगह आदमी बैठ जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई एक मुद्दा है, एक मांग है, एक ऐसी परिकल्पना है जिसको संविधान में जगह दी गई है। अगर हम संविधान को बचाने की बात कर लें तो सामाजिक न्याय की लड़ाई अपने आप पूरी हो जाएगी। लेकिन ये जो जातियों की गोलबंदी करके जनता का मानस तैयार किया गया, तो उसी मानस को अपने पक्ष में करने के लिए रामनाथ कोविंद को ले लिया गया। उसी मानस को अपने पक्ष में करने के लिए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया गया। अब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, आदिवासी लोग बताए कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके मोदी जी ने अन्याय किया, इनकी ईडी ने गिरफ्तार किया, तो अन्याय हुआ आदिवासियों के साथ कि द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाकर सम्मानित कर दिया आदिवासियों को। पालने में पले बढ़े नेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि राजनीति कैसे करनी है। यह लड़ाई कुछ ऐसी है जैसे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में हम क्यों हार गए थे? इसलिए हार गए थे क्योंकि हम अपना अपना इलाका बचा रहे थे। हम झांसी की रानी को के वाक्य को सुने, वो क्या कहती, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी तो कोई अपनी लखनऊ नहीं देगा, तो कोई अपना जगदीशपुर नहीं देगा। सब अपने अपने हिसाब से लड़ रहे थे। ये सब तब बाहर निकले थे लड़ने के लिए जब इनके पास लड़ने के सिवा कुछ बचा ही नहीं था। और जिनके पास थोड़ा भी कुछ बचा था वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। सिंधिया घराना, राजस्थान का राजपूताना, पंजाब के उस समय के जागीरदार, मध्य प्रदेश के बहुत सारे रियासतदार, ये सब अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तो यही होने जा रहा है क्या? तो मोदी 400 पार कैसे कर जाएंगे? आप देखिए, उत्तर प्रदेश में 73 सीट जीते हुए थे। इनको कड़ा मुकाबला कहां से मिलेगा, जहां के न तो नेता बिकेंगे मिलेंगे और न ये वहां ईवीएम का दुरुपयोग करेंगे तो छुपा पाएंगे। इनको 400 सीटें कहां से मिल जाएंगी? देश में कुल 543 सीटें हैं। अगर दक्षिण के 4 राज्यों को, 5 राज्यों को, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु, इन 5 राज्यों को निकाल भी दें तो कुल कितनी सीटें हैं? 28 आपकी सीट है कर्नाटक में। कर्नाटक में बीजेपी बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, सरकार में हमेशा रहती है। 21 सीट केरल में, 40 सीट पुदुचेरी और तमिलनाडु मिलाकर, और 42 सीट आपकी आंध्र प्रदेश की। 143 में नहीं भी जीतेंगे तो भी 400 पार हो रहे हैं। 115 आप कम कर देंगे तब भी अभी बहुत सारी सीटें बची हुई हैं। अभी 28 सीट बची हुई है, वो 28 आप पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कम कर लीजिएगा। शेष इधर तो पूरा सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन जिस तरह की हरकत करता नजर आ रहा है। राजस्थान में 25 में 25, गुजरात में 26 में 26, मध्य प्रदेश में 29 में 29, छत्तीसगढ़ में 11 में 11, उत्तराखंड में 4 की 4, हरियाणा में 10 की 10, पंजाब में एक अकाली दल जब साथ में था तब जीत पाते थे, अब क्या होगा जानना है। यानी इधर की तो सारी सीटें बीजेपी जीतती ही रही है। दिल्ली की 7 की 7, बिहार की 40 में 39, कहां सो रहे हैं हम लोग? ये सारी सीटें जीतती रही है बीजेपी। कभी इधर से कुछ कम हो गया, कभी उधर से। जैसे मैं 73 जोड़ दिया 2014 में, इस बार 65 आ गए थे। लेकिन अगर फूट पड़ी और निर्वाचन आयोग पूरी तरह से उनकी मुट्ठी में है, मोदी सरकार वैसे भी बेफिक्र हो गई है। इनको इस बात का कोई फर्क नहीं है कि इन पर कितनी तोहमतें लगेंगी, कोई फर्क नहीं है। और जब कोई सरकार में बैठा व्यक्ति इस स्तर पर आ जाए कि जनता के वोट की परवाह ही न करे, तो 400 क्या 543 जीत जाएंगे। भाई निर्वाचन आयोग घोषणा कर देगा कि जीत गए, तो फिर कोई कैसे नहीं मानेगा, कहां जाएंगे आप?
और जिन विपक्ष के नेताओं का आवाज उठानी है उनकी गर्दन दबोच दी गई है, क्योंकि पालने में पड़े नेता हैं। जनता की आवाज कैसे ले जाया जाता नहीं जानते, या तो घोटाला करके बैठे हुए हैं और या अपना अपना इलाका बचाने का स्वार्थ है, या फिर अपने को दूसरे से बड़ा दिखाने की महत्वाकांक्षा है, आपसी फूट है। अजीत पवार शरद पवार को देख लीजिए। आप कहेंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि दोस्तों 1857 की क्रांति में जनता तमाशबीन थी। वो मूक दर्शक बनकर के अपने राजाओं पर भरोसा कर रही थी कि ये हमारे राजा जब हाथी घोड़ा लेकर निकलेंगे, तीर तलवार लेकर, तो ये तो युद्ध जीत ही लेंगे। भूल गए थे कि वो तोप लेकर आए हुए हैं, भूल गए थे कि उनके पास अकूत बारूद है। लेकिन अपने राजाओं पर जनता को भरोसा क्यों था? क्योंकि जनता ने उससे बड़े क्षमता वाले लोगों को देखा ही नहीं था। तो बाद में जनता को समझ में आया कि सबसे बड़ी क्षमता तो जनता में है। संविधान के रखवाले की अंतिम जिम्मेदारी जनता पर दिया है। दोस्तों, ये जो कुछ हो रहा है ना, ये किसी के लिए फायदेमंद हो, किसी के लिए नुकसानदायक हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अंत में ये जनता के लिए और भारत के लिए अच्छी बात साबित होगी। लोग संविधान की महत्ता समझेंगे, लोग उन नेताओं को समझेंगे जिन नेताओं की मां, बहन, पत्नी, बेटी सब जेल में गुजारे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू। लोग पूछते हैं ना, नेहरू को पीएम क्यों बना दिया? पढ़िए इतिहास। पंडित जवाहरलाल नेहरू न केवल खुद जेल में रहे हैं, उनकी मां जेल में रही हैं, उनकी बहन जेल में रही है, उनकी बेटी जेल में रही है, और बाद में 2 शहीद हुए हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। समझौता कर लेते। अब पालने में पले नेताओं को यह समझ में नहीं आएगा कि उनका मूल्य कैसे बना था, कैसे वहां तक बनाया जाए। तो इससे देश में मानक की कमी नहीं हो जाएगी। हमारे पास आदर्श हैं। 4 महापुरुषों को जोड़कर चलिएगा। नेताओं ने अपने वोट बैंक की राजनीति में इन नेताओं को बांटा था। महात्मा गांधी, बाबा साहब, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये 4 इस संविधान के स्तंभ हैं। मैं समझाऊंगा एक दिन। कोई किताब केवल लिख देने से समाज स्वीकार नहीं कर लेता। आज की सरकार नहीं मान रही है संविधान को, तो आप क्या कर पा रहे हैं? कोई सरकार संविधान को क्यों मान रही थी? सिर्फ इस नाते नहीं कि वो लिखा गया था, इस नाते कि लिखने वालों में, उन सरकारों में बैठे लोगों की आस्था थी, और उनमें से किसी एक में केवल आस्था रखकर अन्य को गाली देने से संविधान कमजोर होगा। इसलिए आप तैयार होइए मानसिक तौर पर कि हो सकता है कि जनता को ही संविधान बचाना पड़े। संविधान बचाने का तरीका क्या होगा? लोकतांत्रिक, अहिंसात्मक। नए नायक पैदा करने होंगे। जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर व्यक्ति और व्यक्तित्व को देखना होगा, उसके विचार को देखना होगा। 2024 की लड़ाई ऐसी लड़ाई है कि अभी जो नेता विपक्ष में लड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा उनके लिए जनता लड़ रही है। मैं फिर से कह दूं दोस्तों, इस समय जो विपक्ष में नेता लड़ रहे हैं सरकार से, वो जितना सरकार से लड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा आम जनता उन विपक्ष के नेताओं के पक्ष में मुस्तैदी से खड़ी होकर लड़ रही है। लेकिन 2024 के चुनाव में अगर ये नेता हमको जितवा नहीं पाए, संविधान बचा नहीं पाए, फिर इनमें जनता का कोई भरोसा नहीं रहेगा और फिर जनता के बीच से नायक निकलेंगे। सवाल पूछना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी गठबंधन कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं, एक अलग बात। कितने नए नायकों की भर्ती किए? राहुल गांधी रोज पदयात्रा कर रहे हैं, कितने नए लोगों को भर्ती कर रहे हैं। मायावती जी की पार्टी में कितने नए नेताओं को लिया गया, नए जोश खरोश के, नए ऊर्जा के लोगों को। यह सवाल हमको पूछना पड़ेगा।
अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपके यहां तो सीट भरी पड़ी है, और जो सीट पर बैठे हैं उन पर ईडी का एक बार समन जा रहा है तो भाग फिर रहे हैं। क्योंकि तो ये पता है इनको कि चोर तो सब हैं, जो जज की कुर्सी पर बैठकर दूसरों को सजा सुनाएगा तो दूसरे बिलबिला जाएंगे। ये जो चोरी की राजनीति हुई है ना, उसी ने संविधान को कमजोर किया है दोस्तों। कमजोर स्वभाव के हमारे नेता हैं, अब तो ऐसा ही लग रहा है। इतना जल्दी उद्धव ठाकरे ने अगर सरेंडर बोल दिया है, नीतीश कुमार तो पीछा छुड़ाकर भाग गए, जीतन राम मांझी अपने 2 मंत्री के लिए खोजबीन में लगे हुए हैं। हालात ये होगा कि जब ये 400 सीट जीतेंगे ना, तो एनडीए में शामिल करके भी एक भी पद नहीं देंगे। देखिएगा 2024 के चुनाव के बाद अगर मोदी जी पुनः चुनाव जीतते हैं, जिसकी आशंका संभावना बहुत ज्यादा अब दिखने लगी है, तो ये लोग, जो लोग एनडीए में कुनबा बनाकर जा रहे हैं, इनसे कहेंगे जाओ हमारा चुनाव प्रचार करो। लोकल बॉडी का चुनाव हो रहा है, नगर पालिका का, नगर निगम का, ग्राम प्रधान का, वहां के बाद देखेंगे तुम्हें क्या मिलेगा। क्योंकि तुम्हारा वजूद क्या है? जब तुम अपने लिए नहीं लड़ पा रहे हो तो तुम हमारे लिए कैसे लड़ोगे? ये सरकार में बैठे लोग कहेंगे। इन नेताओं को समझना चाहिए। 7 सीटों के, 4 सीटों के झगड़े को लेकर के गठबंधन खराब किया जा रहा है। यही हाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कमलनाथ ने किया था। अहंकार की पराकाष्ठा। तो अब इंडिया गठबंधन का हश्र क्या दिखाई दे रहा है? ममता बनर्जी ने कह दिया हम अलग लड़ेंगे, केजरीवाल ने कहा हम अलग लड़ेंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे प्रमुख नेता हेमंत सोरेन गिरफ्तार हैं, नीतीश कुमार उधर ही चले गए, जयंत चौधरी भी जा ही रहे हैं, उद्धव ठाकरे दुहाई ही दे रहे हैं, शरद पवार की पार्टी टूट गई, केवल एक बुजुर्ग और उनकी बेटी बची हैं। अब किससे उम्मीद करें? इन नेताओं ने जो सबसे बड़ी गलती की है, वो गलती ये की है कि ये 1 साल में तो गठबंधन बनाते बनाते फोटो खिंचाते रह गए, नहीं बना पाए। आम जनता में हुंकार भी नहीं भरे। मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलता रहा कि अगर ये सारे नेता संविधान हाथ में लेकर के जनता को पुकारें कि जनता में से जो नायक हैं आ जाएं, संविधान को बचाना है, साथ में खड़े होना है, तो एक से एक बलिदानी, जेल में जाने वाले, त्याग करने वाले आ जाते। इन लोगों के बस की बात नहीं है कि लोग इतना त्याग कर पाएं और सह पाएं। दोस्तों, प्रकृति पर विश्वास करना होगा और इस उम्मीद में चलना होगा कि जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। बस मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि अब तक संविधान को मानते थे, अब संविधान को जानना होगा। संविधान को बिना जाने, उसे मानने भर से संविधान नहीं बच पाएगा। कॉलेजियम सिस्टम पर जब सवाल उठाया गया था तो मैंने बताया था कि कॉलेजियम सिस्टम को कांग्रेस और जात से मत जोड़िए। आपके साथ अन्याय तभी भी होगा जब दूसरे जातियों के लोग आ जाएंगे। लेकिन नेताओं ने तो दिमाग में ठूस दिया, जिससे कि जहां कहीं किसी दूसरी जाति का दिखे उसके खिलाफ राजनीति करके सत्ता में आओ। अब आओ सत्ता में। अब तो हर जगह हर जात के लोग बैठा बैठा कर वोट ले लिया जा रहा है, क्योंकि संविधान नहीं सिखाया गया, क्योंकि संविधान की भावना नहीं सिखाई गई। संविधान की भावना अगर सबको पता होती तो यह समझ में आता कि इस पद पर बैठा व्यक्ति हमारी जात का है या तुम्हारी जात का है, लेकिन यह संविधान के पक्ष में है। उस पद पर बैठा व्यक्ति हमारी जात का है कि तुम्हारी जात का, वो संविधान के खिलाफ आचरण कर रहा है। और जनता की निष्ठा संविधान से जोड़ी जानी चाहिए थी। जनता की निष्ठा को नए नए नेताओं ने जो खुद से जोड़ लिया, अब तो बंधक रख दिए, अब तो निष्ठा को सुरक्षित रख नहीं पा रहे हैं। सोच कर देखिए, गठबंधन इसलिए टूट रहा है कि 7 सीटों में से 4 सीट दे रहे थे, 3 सीट दे रहे थे, 2 सीट दे रहे थे। चाहे मध्य प्रदेश का असर हो या उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों के बंटवारे में जो सुनने में भी आ रहा है, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के बीच उठ रहा विवाद हो,
इसलिए मेरी फिर से गुजारिश है कि सिर्फ संविधान को जानिए, संविधान के साथ खड़े होइए। यही बचाना है, इसी के तहत बचना है, इसी से देश चलाना है, इसी से देश को आगे ले जाना है, और दूसरा कोई रास्ता, कोई उपाय नहीं है। आप पूछेंगे इसकी सीढ़ी क्या होगी? पहली सीढ़ी है संविधान जानने की। मैंने तमाम वीडियो एपिसोड करके बनाया है संविधान पर, मेरी किताबें लिखी हैं संविधान पर, आप उनको मंगवा सकते हैं। आप जानिए, अभी मैं बहुत सरल भाषा में किताब लिखूंगा, एकदम सरल भाषा में, आम जनता के लिए। जो लोग मेरी इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, सहयोगी बनिए। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। संविधान समझाना है, सबको बताना है, उसमें उपाय हैं कि कैसे लोकतंत्र के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाएगा सबको। इसी संविधान ने 73, 70, 76 सालों में देश का कायाकल्प कर दिया है। समाज के हर जाति वर्ग के लोग कम या अधिक संख्या में एक बराबर पर दिखने लगे हैं। ये मामूली उपलब्धि नहीं है। इसलिए संविधान ही हमको देगा, नेता नहीं दे पाएंगे। संविधान को जानना होगा। उम्मीद करता हूं कि इंडिया गठबंधन अभी मजबूत रहेगा, बन जाएगा, बच जाएगा। मेरे बोलने का केवल तात्पर्य इनको सतर्क करना, चेतावनी देना है। जय संविधान।